नमस्कार, जय हिंद दोस्तों खाकी सीरीज आगे बढ़ रही है, आपकी तैयारी भी आगे बढ़ रही है। आज ये हमारा छठवां प्रैक्टिस सेट है जो वैदिक काल से संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो वैदिक काल चैप्टर है उससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, अंतिम तक बने रहिएगा और जो भी आपके प्रश्न हो वो मुझसे पूछिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 तक पुरुष मंडल भी कहा जाता है, जो किसी न किसी ऋषि के द्वारा निर्मित है। और जो 10वां है वो परवर्ती काल का भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, अगला जो सवाल आपके सामने है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। चलिए, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी। ये भी याद कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं वेद त्रयी, इन तीनों वेदों को। ठीक है, उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। बाकी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या करते थे? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और पशुओं का उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। चूँकि ये कोई नागरीय सभ्यता नहीं है, यहाँ पशुपालन विशेष है और पशुओं में भी गाय सबसे बेहतर मानी गई है। उसको ये अपने जो है संपत्ति के रूप में भी गाय की व्याख्या होती है, और गाय इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय है। जबकि उत्तर वैदिक काल में थोड़ी बहुत ये कृषि भी करने लगे थे, लेकिन उसमें भी पशुओं की महत्ता थी, इसलिए पशुपालन सबसे बेहतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो सभा और समिति वैदिक काल की ही संस्थाएं थीं। ये राजनीतिक संस्थाएं थीं। सभा जो है उसमें सभा में जो है वरिष्ठ लोग भाग लेते थे। कौन था? वरिष्ठ। ठीक है, और समिति में जो है आम जनता, आम जन भाग लेते थे। ठीक है, तो एक तरीके से सभा और समिति की तुलना जो है राज्यसभा और लोकसभा से भी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये भी, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, वही सवाल आपके सामने है। गाय को क्या माना जाता था? तो गाय को संपत्ति माना जाता था। ठीक है, और गाय को इतना इम्पोर्टेंट थी ये अघन्या कहा गया है। अघन्या, न मारे जाने योग्य। ठीक है, पूछा जाता है कि किसे अघन्या कहा गया है, तो वो भी गाय को कहा गया है। गाय की व्याख्या संपत्ति के रूप में होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो पहले तो आप जान लीजिए कि प्रारंभिक वैदिक समाज समतामूलक समाज है। उत्तर वैदिक समाज भी समतामूलक समाज ही है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का, तो 4 वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, उसके पुरुष सूक्त में। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित थी। ध्यान रखिएगा, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी कि कर्म में परिवर्तन करके वर्ण में परिवर्तन किया जा सकता था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका जो अगला प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषदीय धारा का जन्म हुआ था। और बेसिकली ये जन्म जो हुआ, तो जब याज्ञिक कर्मकांड बढ़ने लगे तो उपनिषद की धारा का जन्म हुआ। और ये संबंधित है दर्शन से। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, और ये दर्शन से संबंधित है जिसमें यज्ञ का विरोध किया गया है। यज्ञ को टूटी फूटी नौका बताया गया है मुंडकोपनिषद में, और कहा गया है कि इससे भवसागर पार नहीं हो सकता। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। तो अगला जो आज का हमारा प्रश्न है, पुरोहित का कार्य क्या था? जो उस काल में पुरोहित वर्ग था उसका क्या कार्य था? तो उसका कार्य था यज्ञ कराना। ठीक है, यज्ञ कराना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी जो ऋग्वैदिक काल हमारा है उसमें राजा को हम क्या कहते थे? तो राजा को हम कहते थे राजन। क्या कहते थे? राजन। ठीक है, ये बेसिकली जन नामक इलाके का जन का मुखिया था। क्या था? मुखिया। मुखिया, इसलिए इसको कहा जाता था राजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसको ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? तो इन सभी नदियों का उल्लेख है, और इसमें से सबसे ज़्यादा उल्लेख है सिंधु नदी का। इसको ध्यान से देखिएगा। और सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा। नदी तमा, ये सबसे जो है सम्मानीय नदी सरस्वती थी। नदीत्मा सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, बाकी गंगा का और यमुना का भी उल्लेख हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न सामने है आपके। ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित? सामवेद किससे संबंधित है मुख्यतः? तो साम का अर्थ होता है गायन। ठीक है, तो ये गान विद्या से संबंधित है, और इसी में हमें सप्त स्वर आपको पता होगा, सा रे गा मा। तो ये सप्त स्वर जो हैं ये हमें सामवेद से मिलते हैं। ये गायन विद्या से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। वैदिक काल में निष्क या जिसको निशक या निशाका भी कहा जाता था, ये क्या था? तो वैदिक काल ये बेसिकली एक सिक्का जैसी चीज़ थी, लेकिन इसका उपयोग जो होता था वो प्रारंभिक काल में आभूषण के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो ये एक आभूषण था, निष्क स्वर्ण आभूषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगले ऐसे ही आप करते रहिए, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता रहूँगा, और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। अच्छे से अंतिम तक देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। आर्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी संस्कृत थी। यद्यपि यहाँ पढ़ाई लिखाई की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? इन यहाँ जो पढ़ाई की पद्धति थी वो श्रुति परंपरा थी, यानी सुनकर ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, बाकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 10 राज्य यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस वेद में है? 10 राज्य युद्ध कहा गया इसको। तो इसका वर्णन है ऋग्वेद में। ठीक है, और इसमें दो पक्ष हैं 10 राज्य युद्ध में। एक तरफ हैं राजा सुदास, ठीक है, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का संगठन। ठीक है,
जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। कौन विजयी हुआ था? राजा सुदास। और दूसरी तरफ 10 जनों का संघ था। मैंने कहा जन जो है वो सबसे बड़ी इकाई थी और उसके मुखिया थे राजन। तो 10 राजन मिल के लड़े थे राजा सुदास से, जिसमें 10 राजाओं में आर्य और अनार्य दोनों थे। उनके नाम है पुरु, यदु, अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु, अलिन, पख्त, भलानस, शिव और विषाणिन। ये 10 राजा मिलके सुदास से लड़े और ये पराजित हुए और राजा सुदास विजयी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल, क्योंकि फसलें जो हो हमें मिलती हैं उत्तर वैदिक काल से ही मिलती हैं, और यहाँ की मुख्य फसल थी, ध्यान रख लीजिएगा, चावल। गेहूं नहीं था, याद रखिएगा, गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ चावल जो है मुख्य खाद्यान्न फसल थी इनकी। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, कैसे शिक्षा दी जाती थी? तो वो दी जाती थी गुरुकुल के माध्यम से। जो सभी शिक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, वो गुरु के आश्रम में जाते थे और वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी को गुरुकुल कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि इंद्र किसके देवता माने गए हैं? तो इंद्र ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता थे और इंद्र जो है वो वर्षा के देवता माने गए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। गोत्र का संबंध किससे है? आज आप सुनते होंगे कि सभी व्यक्ति किसी न किसी गोत्र से संबंधित हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक काल में गोत्र शब्द जो है वो बना है गोष्ठ, संस्कृत के गोष्ठ से। ठीक है, गोष्ठ का अर्थ होता है कि जहाँ एक कुल की गायें बांधी जाती थीं, एक परिवार की गाय बांधी जाती थी, और वहीं से निकले लोग जो हैं वो एक गोत्र के हो गए। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका संबंध है परिवार से, सामाजिक व्यवस्था है और परिवार जो है वो गोत्र से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद में बेसिकली है क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो है यजुर्वेद में आपको यज्ञ मिलेगा। ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान विधियाँ जो हैं वो यजुर्वेद में मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की दशा। तो ये उच्च थी, ठीक है, सम्मानजनक थी। ठीक, तो उच्च स्थिति में थी स्त्रियां और जिनकी दशा सामाजिक रूप से धीरे धीरे गिरती गई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो जो आपका इसमें 4 में आखिरी अथर्ववेद है वो संबंधित है जादू टोना और औषधियों से। ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, औषधियाँ, इन सभी चीज़ों से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक, आयुर्वेद का भी जन्म यहीं से माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला जो प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? एक गांव था, उसका मुखिया क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था ग्रामीणी। ठीक, क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, वहाँ जो अभी सभा समिति पूछी गई, मैंने चर्चा की थी, तो सभा का कार्य क्या था? तो सभा का जो कार्य था वो था न्यायिक कार्य। सभा जो है वो उसमें वरिष्ठ जन भाग लेते थे, वरिष्ठ जन भाग लेते थे और इनका कार्य था न्यायिक कार्य। जबकि समिति का कार्य क्या था? समिति जो है राजा के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि आर्यों के मुख्य देवता कौन हैं? अभी चर्चा हुई थी कि मुख्य देवता हैं इंद्र। ठीक, इन्हें पुरंदर
रथेष्ट, विजेंद्र, सोमापा इत्यादि नामों से जाना जाता था और ये वर्षा के देवता थे और ये ही आर्यों के मुख्य देवता भी थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विष विष शब्द का अर्थ क्या था? तो विष का संबंध था जनता से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, विष का संबंध था जनता से। तो मेरा ख्याल है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैप्टर वाइज हम इसी तरीके से करेंगे, सारे प्रश्नों को करेंगे, अभी करंट अफेयर भी करेंगे और आपको अंतिम तक हम तैयारी में मजबूत करेंगे। तो इसलिए आप सब साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।